Good afternoon, everyone. Welcome to this mock interview session organized by Mentors Gyan. I hope थोड़ी देर पहले मैंने जो आप लोगों को बताया था कि आपके सारे अटायर में सबसे बेस्ट अटायर जो होगा वो होगा आपका स्माइल, मुस्कुराहट। ये एक सजेशन था आप सभी के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए भी और आपके आने वाले दिन में इंटरव्यू के लिए भी। आप में से आज कई लोग ऐसे हैं जो इस जगह से जो सीख कर जाने वाले हैं अपने इंटरव्यू में अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली सेलेक्टेड होंगे और ऑफिसर्स बनेंगे, एक अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे। आज हमारे इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय टीके वर्मा सर, सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और इसके बाद जो मंचस्थ अतिथि हैं वे हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बिलासपुर आदरणीय रजनीश सर। I would like Mr. Ashish Puthan, founder of Mentors Gyan, to welcome Mr. T.K. Verma sir by bouquet. Now I would like to call Mr. Ashish Puthan to welcome Adarniya Superintendent of Police Sir Rajneesh. Thank you so much. Thank you sir for your आपके मार्गदर्शन और गाइडेंस इन सभी अभ्यर्थियों को आगे के लिए सहायता प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया आए और कुछ थोड़ा कम समय है। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय वर्मा साहब और यहाँ सभी 2 स्टेप हो गए ना, प्रीलिम्स और मेंस सेलेक्टेड हैं सभी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और निश्चित रूप से यहाँ जितने बैठे हैं मैं तो कहूँगा सभी के सभी आने वाले इस इंटरव्यू में सभी अच्छा परफॉर्म करें और सेलेक्ट हों, अच्छे हायर पद को जिसको कि आप चाहते हैं उसमें आप जाएं। पीएससी पब्लिक सर्विस का कोई भी एग्जाम इतना सरल नहीं है, तो आप उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, अपने आप को सबसे पहले ही मानिए। हर व्यक्ति के भीतर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हम समझें या फिर बायोलॉजिकली समझें, हर व्यक्ति के भीतर एक बड़ी ही स्ट्रेंथ होती है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग मैनिफेस्ट उसको नहीं हो पाता है। तो जो आप सभी इस 1 लाख 2 लाख 4 लाख जितने भी परीक्षार्थी बैठते हैं उसमें से आप सेलेक्ट हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना और उस स्ट्रेंथ के मुताबिक हर व्यक्ति, हर पार्टिसिपेंट लगभग वही मटेरियल यूज करता है, वही मटेरियल पढ़ता है और उसी अनुसार वो अपनी प्रिपरेशन करता है। लेकिन जो वो 3 घंटे का समय है उसमें क्वेश्चन के जो आंसर लिखता है वो डिफर करता है। उसमें जो एक्सेलेंट आंसर रहता है उसी से आपके नंबर आगे आते हैं और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सबसे पहले अपने भीतर का एक जो जील है, कॉन्फिडेंस है, वो मान के रखिए कि आप बेहतर से बेहतर हैं और इससे थोड़ा और बेहतर होना है और फिर आप टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो अपना पर्सनल व्यक्तिगत पर्सोना जो है उसको आप
जरूर समझ लें। आने वाले इंटरव्यू में आपने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा, अपना डिटेल दिया होगा, उसको देख लीजिए। उसमें क्या चीज़ आपकी स्ट्रेंथ को दिखाता है, क्या चीज़ आपकी वीकनेस को दिखाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाह रहे हो आप, ढेर सारी सर्विसेज हैं। किसी भी, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए कि कोई भी सर्विस कमतर नहीं है, कोई भी सर्विस कमतर नहीं है। पब्लिक सर्विस इसलिए कहा गया है, पब्लिक सर्विस कांस्टेबल से लेके सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट तक और प्रदेश के जो प्रमुख हैं डीजीपी तक, सब पब्लिक सर्वेंट। इसी प्रकार से रेवेन्यू में पटवारी से लेके सीएस तक, चीफ सेक्रेटरी तक, सभी पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट जिस भी पोजीशन पे है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी पद को चयन होने के लिए, महत्व अलग है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी क्षमता है, आपका विजडम है, आपका नॉलेज है, आप उससे अचीव कर सकते हैं अपने पद को। लेकिन जहाँ बात आएगी कि नहीं, काम के स्तर पर, तो हर एक पद का उतना ही महत्व है जितना किसी बड़े पद का या किसी भी पद का। तो सबसे पहले तो अपनी धारणा इस तरीके से रखें कि हम शासकीय नौकरी, पब्लिक सर्विस, लोक सेवा का सदस्य बनने जा रहे हैं। तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या जिम्मेदारियां होंगी और किस तरीके से हम निभाएंगे। तो पब्लिक सर्विस की सबसे बड़ी क्वालिटी, उसका मेरिट क्या होता है? इंटीग्रिटी, बेस्ट इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ये सिर्फ शब्द है, इसको कैसे पब्लिक सर्विस में परफॉर्म किया जाए, ये आपकी एनालिसिस से, आपकी बातों से, जो इंटरव्यू मेंबर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, हम जैसे अधिकारी, आप जैसे अधिकारी वहाँ बैठते हैं, तो वो देखते हैं कि वास्तव में इसके भीतर एक वो जीन है कि नहीं है। जब तक आपके भीतर एक मॉरल ग्राउंड, एक नैतिक शक्ति है ना, नहीं होगी, तब तक आप किसी भी करप्ट अधिकारी को, किसी करप्ट व्यक्ति को, किसी अपराधी को, किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो समाज के विपरीत आचरण कर रहा है, उसको न तो आप एज ए पुलिस अफसर सजा दिला सकते हो, न तो आप एज ए पब्लिक सर्वेंट आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हो, और न ही फिर आप किसी आम नागरिक को आप राहत पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए कि यस, बियॉन्ड डाउट इंटीग्रिटी पब्लिक सर्वेंट की एक सबसे बड़ी मेरिट होता है, और उसको कैसे हमें करना है, कैसे उसको क्लियरिटी आप अपने भीतर रखिए, जिससे आपकी बातों से, आपके कॉन्फिडेंस से झलकना चाहिए। इसी प्रकार से एक लोक सेवा में आपकी ऑनेस्टी दिखना चाहिए कि आप यहाँ सर्विस के लिए आए हैं, आप किसी व्यापार के लिए नहीं आए हैं। आप व्यापार कर सकते हैं अगर आपको बहुत सारे स्किल है, आप सभी में बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, इंजीनियरिंग के MBA किए हुए, आप चाहते तो बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते थे। बहुत से ऐसे पब्लिक सर्वेंट हैं जिन्होंने कि 2 साल 4 साल, कई ऐसे IAS अफसर हैं, आप सभी जानते हो। दिल्ली में वो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग और ये सभी चलाते हैं, करोड़ों रुपए महीने के उनकी वो इनकम है वहाँ। तो उसके लिए कोई भी आपको मतलब जबरदस्ती नहीं है, हर आदमी ये कर सकता है। लेकिन लोक सेवा में यदि आप आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ आम जनता की सेवा करना, शासन के निर्देशों का पालन करना, शासन के द्वारा
लागू की जा रही योजनाओं को अक्षरशः 100% ईमानदारी से लागू करना। पुलिस की सर्विस में यदि आने का आपका मन है तो पुलिस के दायित्वों का बड़े ही बहुत ही और भी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ इसका पालन करना, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो, जिसके लिए समाज में हम एक मैसेज दे सकें। क्योंकि आज परिस्थितियां इस तरीके से हैं कि चारों तरफ आप देखते हैं कि ऐसे स्कोप हैं क्राइम के, चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे नशा हो, चाहे ढेर सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो। इसके लिए आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो कई इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके समक्ष ऐसी समस्या का क्या हल है, कैसे कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप। यही तो आपसे पूछा जाएगा जब आप आना चाहेंगे। मुझसे ऐसे कई सवाल हुए थे। तो हम लोग एक तो अपने व्यक्तिगत जो आपकी जानकारियाँ, आपकी मेरिट्स हैं, आपके स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपके स्टेट में क्या हो रहा है, आप के देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की है तो उसमें आपके क्या विचार है, क्या वो सक्सेस है नहीं है। 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर में क्या चीजें बदलाव हो गया, तो ये आपने सुना, समझा, आपका क्या उसमें धारणा है। तो ये सारी चीजें आपको क्यों ऐसे इतने वॉर हो रहे हैं चारों तरफ वर्ल्ड में, हो रहे हैं ना, छोटे छोटे वॉर हो रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं, कभी भी विस्फोटक रूप ले सकते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसमें कि आप क्यों सोशल अनरेस्ट है, सोसाइटी रिलीजियस अनरेस्ट है, सोशल अनरेस्ट है, तमाम ऐसी चीजें चल रही। तो ये सब हमको देखना बहुत जरूरी है। और ये इंटरव्यू में आपको बहुत फैक्चुअल उसमें जाना नहीं है। कुछ गलत भी हो जाता है तो उसमें उसको परफॉर्म मतलब उसको नहीं देखा जाता है कि इसने कोई गलत फैक्ट जानकारी दी। से विद कॉन्फिडेंस आप पाकिस्तान की अगर कैपिटल लाहौर भी बताते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये सर मैंने गलती से मेरे निकला, लेकिन वो इस्लामाबाद। मैं दूसरी चीजें सोची हिस्ट्री में, जैसा आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था, टर्निंग टाइम क्या था, हर एक जो डायनेस्टी है उसकी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस सही होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। यस, ये अधिकारी है, लीडरशिप आपकी दिखनी चाहिए। लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है? लीडरशिप के लिए डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप, कंफ्यूज्ड व्यक्ति एक गुड लीडर नहीं होता है। कंफ्यूज्ड व्यक्ति क्या करेगा? अपनी कमांड, चेन ऑफ कमांड को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो नहीं कर पाएगा डिसीजन। तो आपकी लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर एक डिसीजन में। तो आपको लीडरशिप की क्वालिटी आना चाहिए। वो सेल्फ आपकी खुद पढ़ने से नहीं आएगी या मेरे बताने से नहीं आएगी, आपके भीतर जो है। आप जब शांति से बैठिए आप और फिर सोचिए, कोई सिचुएशन सोचिए, ये सिचुएशन आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए। आपके भीतर से जो डिसीजन आएगा, एक तो क्या बता वो लीडरशिप। तो लीडरशिप की क्वालिटी आप अपने से, स्वयं से, किसी का मत पढ़ो कि उसने ये डिसीजन लिया, उसने ये किया, ये राजा था, ये फलाना था, ठिकाना था। हर एक अपने स्तर पे हर एक व्यक्ति का एक अपना एक डिसीजन होता है, अंदर की आवाज जिसको बोलते हैं ना। तो लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि कोई सिचुएशन हो और उसमें हमें क्या करना है। आप देखते होंगे बहुत सारे अफसर रहते हैं, किस तरीके से किसी सिचुएशन को, किसी घटना को किस तरीके से डील किया जाता है। कई बार फेल हो जाते हैं। आपके सामने छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कई चीजें ऐसी घटना हुई जिसमें कि कई जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनके डिसीजन या तो डिसीजन नहीं ले पाए, या लिए तो उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। तो सेल्फ डिसीजन की तरफ आप अपने खुद के भीतर ये समझिए।
इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। बाकी आपने जो भी अचीवमेंट किया अपने अपने लाइफ में, अपने करियर में, किसी सर्विस में होंगे, किसी जॉब में होंगे, आपने कुछ अच्छा काम किया होगा, कुछ अच्छा एक रिकॉर्ड रखा होगा, कुछ कार्रवाइयाँ की होंगी और वो बता सकते हैं। अपने कॉलेज टाइम के उसमें आपके अचीवमेंट होंगे, वो आप रखिए। उसके बारे में आप एनालाइज करिए अपने इंटरेस्टिंग जो सेक्टर है आपका, जिसमें कि आपका इंटरेस्ट रहता है। कुछ कई लोग होता है कि कई स्टडी करते हैं, कई पढ़ते हैं, कोई किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन आपको उसका इंटरेस्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है शौकिया तौर पर आपने बता दिया कि हाँ सर स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को ये स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने वो करें। बहुत कोई ऐसा इंटरव्यू के लिए आपको सेल्फ पे ही ज़्यादा फोकस करना है, उस पर ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आसपास के सराउंडिंग्स में कुछ टफ चीज़ें आ जाती हैं, पूछ लेते हैं नंबर, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि यदि 70% क्वेश्चन आपके 70% आपसे डिस्कशन होगा तो आपके उस पे होगा और फिर बाकी चीज़ों पे होगा। बाकी हम लोग समय कम भी है और सर से भी हम लोग सुनेंगे और उसके बाद फिर 2-4-6 लोगों के से डिस्कस कर लें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं समय कम है इसीलिए तुरंत आदरणीय वर्मा सर से आग्रह करूंगा, सर प्लीज आए और मार्गदर्शन करें। हेलो, आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित एसपी बिलासपुर श्री रजनेश सिंह जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी साथीगण, जैसा कि आपको एसपी साहब ने वाकई में बहुत चीजें बताई, पब्लिक सर्विस क्या होता है, कैसे हमको तैयारी करना चाहिए, इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा अपना समय नहीं दूंगा, क्योंकि पीएससी से हम लोग सेलेक्ट होके आए हैं। 92 से राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन होने के बाद लगातार कार्य कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब अभी मंत्रालय में था तो पीएससी का कुछ इंटरव्यू बोर्ड में भी जाने का मौका मिला मेरे को। 5 या 6 बोर्ड में बैठा हूँ। तो मेरा यही कहना है, जो एक तो आजकल बोर्ड में जो गवर्नमेंट के नाम से कम 4 लोग तो रहेंगे या 5 लोग। एक महिला होना चाहिए, तो हर बोर्ड में एक महिला रहेगी, एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी का प्रतिनिधि, ये मैंडेटरी है। कई बार उतने लोग नहीं मिल पाते, तो जैसे मैं हूँ, मैं कई बोर्ड में गया हूँ तो ओबीसी की हैसियत से जाता था और एक्सपर्ट की भी हैसियत से जाता था, क्योंकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। कई बार 5 लोग होंगे या नहीं मिलते तो 4 लोग रहते, लेकिन कम से कम 4 लोग तो रहेंगे, क्योंकि एससी एक कैटेगरी एक रहेगा, एसटी रहेगा, ओबीसी एक महिला, ये 4 में से कम 4 रहेंगे। उसमें से एक पीएससी का मेंबर या उनका चेयरमैन रहता है, बाकी जो 3 या 4 रहते हैं एक्सपर्ट रहते हैं, जो 25 साल, 30 साल, 40 साल फील्ड में जॉब किया है या पॉलिसी मेकर्स हैं, जो शासन की नीति बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, तो उनके सामने आप जो सही है वही बोलो, या जिसके बारे में जानते हैं। सबसे 2 या 3 पेज के फॉर्म भराया जाता है, जिसमें आप लोगों का पूरा बायोडाटा जिसको बोलते हैं वो रहता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पिछले 5 साल आप कुछ अगर किए हैं गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में या जो भी है, उसका विवरण रहता है, और एक हॉबीज का रहता है। तो हॉबीज को जरा ध्यान से आप लोग भरें, क्योंकि उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। कोई बोलता है बैडमिंटन खेलता हूँ, अब वो पूछ देंगे बैडमिंटन के ग्राउंड का साइज बताइए, आप लोगों को साइज मालूम नहीं तो काहे का रुचि आपकी।
नेशनल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत सारे बैडमिंटन के इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक के लेवल पे वो होता है। ओलंपिक हुआ है, जैसे दोनों ओलंपिक हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ है और जो समर ओलंपिक बोलते हैं वो हुआ है। तो जो भी आप हॉबी भरेंगे या जो आपका वास्तव में है, कई लोग बोल देते हैं नावल रीडिंग, दो चार नावल पूछे आप उसमें घबरा गए, तो इससे इमेज अच्छा नहीं जाता। बोर्ड के मेंबर्स बहुत अनुभवी होते हैं, पीएससी मेंबर्स भी अनुभवी होते हैं, लोग तो रोज इंटरव्यू लेते रहते हैं, रोज परीक्षाएं देते रहते हैं। इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और कुछ जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया, कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज को जरूर पूछते हैं मेंबर्स। जैसा कि सबसे लेटेस्ट 2-3 चल रहे हैं, इनके बारे में बोलेंगे भाई वन नेशन वन इलेक्शन, पुलिस में आपका क्या राय है? क्या खर्चा कम होगा कि किसी पर्टिकुलर किसी एक को लाभ होगा? क्या इंडिया में वर्तमान परिस्थिति में होगा, नहीं होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें अमेंडमेंट लगेगा तो किस तरह लगेगा? कितने राज्यों से इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर आप पॉलिटिकल साइंस वाले हो, इनमें पॉलिटिकल साइंस में अगर डिग्री है आपकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो ये सब चीजें आपसे रिलेटेड है। तो इस टाइप की चीजें जरूर पूछेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर आ गए तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है सामूहिक विभाग, एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है राज्य में। उसमें जो खासकर बस्तर से है उसको तो पक्का नक्सलिज्म में पूछते ही। अभी आज ही जैसे रतन टाटा जी का डेथ हुआ, उसका छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है? तो आप पिछले जब भी इंटरव्यू देने जाएं, उसके पिछले 2-3 दिन का पेपर तो जरूर पढ़ें। आपको हमेशा ही बताया जाता है जिस दिन इंटरव्यू उस दिन का 2-3 लोकल पेपर तो जरूर पढ़ के जाएं। फ्रंट पेज का या अंदर की जो हेडलाइन रहते हैं उसको जरूर कोई न कोई पेपर पूछेगा। दूसरा, जैसे साहब ने बताया, वाकई में पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सेलेक्टेड होते हैं उसको वास्तव में एक क्रेज माना जाता है कि भाई इतने सारे कंपटीशन में आते हैं। चाहे हम लोग भी जब आए थे तो भी कंपटीशन था, अभी भी कंपटीशन है, धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। उसमें से जो प्रीलिम्स पास होते हैं, फिर मेंस पास होते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू तक जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप में क्वालिटी है, तभी आप इस स्टेज तक आए हैं। देते तो बहुत लोग हैं और हर लोग इसी उम्मीद से देते हैं कि मैं इस बार सेलेक्ट होऊंगा। वो ये नहीं देता कि मैं तो ऐसे ट्रायल के देने वाले भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। लेकिन अधिकांश लोग 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल से तैयारी करते रहते हैं, उसके बाद इस स्टेज तक आते हैं। तो ऐसी आपकी मेरिट पे किसी को कोई डाउट नहीं रहता है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और कॉन्फिडेंट रहें। नहीं तो शुरू में ही 1-2 क्वेश्चन में कई लोग गड़बड़ा जाते हैं। एक्चुअली कई बार उसमें बर्थ प्लेस देख के, किसी जिले के नाम देख के आप कहीं से पढ़े हैं, मान लो जाए कोई एक्सपर्ट उसी एरिया का रहने वाले हैं तो उसको उस एरिया के बारे में अच्छे से मालूम है, कुछ ऐसे चीज पूछते हैं लोकल या उस एरिया के बारे में, तो आप अगर कुछ भी इधर उधर बताने का प्रयास करते हैं। एक इंटरव्यू को मैं बता रहा हूँ जिसमें मैं गया था, इंजीनियरिंग का था, सिविल इंजीनियर लोगों का, यहाँ 48 से 50 वर्ष का। अब जो बीई सिविल किया हुआ है, कई साल फ्रीडम काम कर रहे हैं, उसको बोले भाई कितना क्यूबिक मीटर हमको दीवार जोड़ना है, कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेत लगेगा, वो कॉमन है, सिविल इंजीनियर सबको जानना चाहिए, लेकिन उसको भी लोग नहीं बता पाते। जो बीई ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग में किया है, 3 साल से फ्रीडम काम कर रहा है, वो बोले दीवार जोड़ना है तो इसमें कितना ईंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना रेत लगेगा, अगर उसको नहीं बता पाएगा तो इसलिए जिन लोग जो भी बैकग्राउंड में है, आप लोग जो जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएं, रूल्स रेगुलेशन, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, क्लास 3 में हो, क्लास 2 में हो,
सब कोई चाहते हैं हर कोई डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, तो उस हिसाब से हर आदमी तैयारी करता है, देते रहता है ना। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जैसे भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी तब है पुराना हो गया, लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ को लेके अभी जो भारत सरकार की लेटेस्ट स्कीम है, बहुत सारे आजकल पीएम श्री योजना क्या है, जैसे कोई पूछ दिए, तो इस टाइप के जो बहुत सारी चीजें उसको भी आपको मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जो चल रहे हैं, तेंदुपत्ता का रेट है, धान का रेट है, तो कॉमन रहता है, लेकिन मालूम होना चाहिए आप लोगों को। निःशुल्क राशन दे रहे हैं, कौन उसके लिए पात्र है, कौन सी स्कीम से गवर्न होता है। घर घर अभी जल देने का, नल से जल वाला अभियान चल रहा है, जल जीवन मिशन, कितना उसमें पानी मिलना चाहिए, क्या मैंने ये सब चीजें जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लैग स्कीम, तो उसको भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अपने क्षेत्र के आसपास मालूम होना चाहिए, अपने राज्य के जो प्रॉब्लम्स है छत्तीसगढ़ के वो मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप अगर अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो कोई ऐसा नहीं है। और सामान्य रूप से जो बोर्ड है पहले से मार्किंग तय कर लेता है, ABCD 3-4 कैटेगरी रहता है, उसमें एक रेंज रहता है। भाई आजकल 125 का होता है, 150 का हो रहा है, 100 का हो गया ना, तो 100 में मिनिमम 40 से 50 सबको देते हैं, क्योंकि आदमी इंटरव्यू तक आया तो इतना तो रखता है कि चलो उतना दे दो। उसके बाद 80 से 100 को एक कैटेगरी करेंगे, 80 से 60 तक वो करेंगे, फिर 60 से 40, 50 इस टाइप के 3-4 कैटेगरी करके रखते हैं। और फिर उस हिसाब से उसको सभी लोग मिलकर तय करते हैं। एक इंटरव्यू होने के बाद एक डिस्कस करते हैं बोर्ड के मेंबर, फिर तय करते हैं ए कैटेगरी का है, बी कैटेगरी है, सी है। और फिर उसके बाद वो जो चेयरमैन रहता है, एससी मेंबर हो, फिर उस कैटेगरी जैसे 80 से 100 है तो किसी को 80 देगा, किसी को 85 भी दे सकता है, इस टाइप में तय होता है। दूसरा एक मैं कहना चाहूँगा आप लोग जो भी है, जैसे 15 तारीख को इंटरव्यू चालू है, जो पेपर में मैंने पढ़ा है, 15 को पहला दिन रहेगा, तो जो पहले दिन जाएगा उसको क्या हुआ, लेकिन जो 16 को है जिसका, वो 15 को जरूर एक बार पीएससी ऑफिस चले जाए, देख ले कैसा चल रहा है, क्या ये जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन इंटरव्यू रात में, तो एक दिन पहले ऐसे भी बुला रहे हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए। हम लोग जब एमपी में देते थे उसी दिन 9 बजे से जाते थे, 9 से 11 तक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के होता है, 11 बजे से इंटरव्यू चालू होता है। अब तो यहाँ छत्तीसगढ़ में अच्छा है कि एक दिन पहले बुला लेते हैं, तो जरूर जाएं आप इंटरव्यू के एक दिन पहले, वहाँ पे उससे आपको एक पता भी चलेगा किस टाइप का चल रहा है और थोड़ा बहुत क्या पूछ रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, बोर्ड के मेंबर तो उसी दिन तय होते हैं, पहले से मालूम रहता है, बुला लेते हैं। जब अभी जैसे 3 बोर्ड बनेगा तो 3 मेंबर है, तो एक्सपर्ट एक उसमें 4 रखेंगे तो 4 बुलाएंगे, कुछ रिजर्व बुला लेते हैं, कोई नहीं आ पाता है अचानक, तो ऐसा हम लोग रखे रहते हैं शेड्यूल बना के, और फिर उसी समय तय होता है कि कौन मेंबर किसके में जाए, किसके में जाएगा, इसलिए पहले से कोई पता नहीं चलता। वैसे ही आप लोगों का भी जो इंटरव्यूअर है उसका भी उसी दिन तय करते हैं, 50 लोग हैं तो 15 इधर जाएंगे, 15 इसमें जाएंगे, 15 इसमें जाएंगे, ऐसा करते। इसलिए एडवांस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सवेरे 8 बजे से पीएससी ऑफिस खुल जाते हैं, सब वही करते हैं। 9 बजे सभी को बुलाया जाता है, फिर उसी में आपस में बैठ कर डिस्कस करते हैं, उसी समय बता देते हैं आप इस बोर्ड में, आप इस बोर्ड में। तो मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है, आप लोग कॉन्फिडेंस रहें। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे सर्विस के बारे में साहब ने कहा है, वाकई में पीएससी में जिस भी आप पोस्ट पे जाते हैं, सभी अपने अपने विभाग के की पॉइंट्स पे रहते हैं। जॉब चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, जितने भी पीएससी के कैटेगरी के पोस्ट है, अधिकांश फील्ड में रहता है सीधा सीधा। बहुत कम है कि शुरू में जिले लेवल पे हो, सब फील्ड में रहता है। फील्ड में रहता है तो आपको पब्लिक से डायरेक्ट डील करना पड़ता है। आज के समय में पब्लिक से डील करोगे, मीडिया से डील करोगे, पॉलिटिशियन से डील करोगे, और फिर
हर जगह 2 पक्ष होता है, 3 पक्ष होता है, आजकल तो मीडिया ट्रायल बहुत हो जाता है हर चीज का। ये चीजें अलग है, बात पे है, लेकिन ये भी है। मैं आप सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप अच्छे से इंटरव्यू दें, किसी दबाव में न रहें, न ऐसा जो सोचते हैं आजकल ये भी नहीं। मैं तो पीएससी में 8 इंटरव्यू दिया हूँ जब अपने जमाने में देता था, है ना। एक के बाद दूसरे पोस्ट में गए, दूसरे के बाद तीसरे में गए, जाते गए, लेकिन अंत में डिप्टी कलेक्टर बने तब देना छोड़े। और उस समय मध्य प्रदेश में बढ़िया था, एक इंटरव्यू चलते रहता था, दूसरा का परीक्षा देते रहते थे। तो मेंस देने जाना था तो अगले दिन आ गए, एक दिन पहले रिजल्ट आ गया, सेलेक्ट हो गए तो नहीं गए। ये सब चीजें अभी भी छत्तीसगढ़ में भी लगभग उसी पैटर्न में चल रहा है। पुराना एक आते रहता है रिजल्ट, तो नेक्स्ट का फाइनल रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया हो गया। शुरू में दिक्कतें थी, जब छत्तीसगढ़ बना तो उसके बाद 2009-10 में तो अच्छे से पीएससी के एग्जाम्स कम से कम टाइम से हो रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं आदरणीय वर्मा सर से और दिनेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा